इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। हाइलाइट्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट्स तैयार करे हैं और फटाफट से अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आप ये कह सकते हैं मुझे कि इंडिया की कंडीशन बहुत अच्छी थी जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे? तो आपका इसके बारे में क्या सोचना है? तो आप कहेंगे सर शायद से हमारे यहाँ कंडीशन अच्छी थी भी और नहीं भी थी। तो यही चीज जो संभावना है ना, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो हमारी कंडीशंस कैसी थी, क्या बहुत अच्छी थी और क्या बुरी थी। तो यही इस पूरे चैप्टर का सार हम पढ़ने वाले हैं कि कंडीशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा ये चैप्टर जो है, इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट द कंडीशन ऑफ द इंडिया। लेकिन एक डिफरेंट सेक्टर्स में क्या क्या कंडीशन थी। पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटिशर्स के भी आने से पहले हमारी कंडीशन क्या थी। तो यहाँ पे कुछ लिखा है हमारे पास, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पढ़ना हाइलाइट्स को। चलिए, दिस चैप्टर इज गोइंग टू फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी व्हेन इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम फोकस करेंगे किन चीजों पर कि भाई जब इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो हमारी कंडीशन क्या क्या थी। अब यहाँ पे हम आप कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, पिक्चर्स तो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पे कुछ एक थ्योरी है, फटाफट से इसे भी कवर अप करते हैं। कहते हैं इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड देयर मेटल प्रीशियस स्टोन वर्क वर फेमस फॉर द एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप। अभी कहते हैं इंडिया जो फेमस था, बहुत ज्यादा फेमस था वर्ल्ड वाइड ब्रिटिशर्स के आने से पहले, किस चीज को लेके? अपने सिल्क को लेके, अपने कॉटन को लेके, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न था, हैंडमेड आइटम्स है, इनको लेकर। ठीक है, हम क्या करते थे, हमारे जो ज्वेलरी पैटर्न था या फिर हैंड क्राफ्ट मेड प्रोडक्ट्स थे हम जो बनाया करते थे, है ना, वो सब बड़े फेमस थे वर्ल्ड वाइड। हम उसको क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। हम फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि किसी भी चीज को पूरा बनाकर बेचा करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बताया जा रहा है कि भाई इंडियन इकोनॉमी वाज द स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड। ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद देयर फुल स्ट्रेंथ। कहते हैं भाई इंडियन इकोनॉमी क्या थी ब्रिटिशर के आने पे? स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर ना तो ग्रोथ बढ़ रही होती है ना ही कम हो रही होती है, बस वहीं पे बहुत फ्लक्चुएट हो रही होगी, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे, या फिर बोल सकते हो बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो स्टेगनेंट का मतलब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि भाई हमारी जो ग्रोथ थी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और बिल्कुल भी क्या थी, स्टेबल थी। मतलब स्टेबल नहीं कहेंगे, सॉरी, यहाँ पर हम कहेंगे कि बिल्कुल रुकी हुई थी, कांस्टेंट थी, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं ये हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब इस चैप्टर को तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं यहाँ पर एक सवाल पूछकर। तो आपसे मेरा एक सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी थी? एक मिनट जरा ब्रेक लो और दिमाग में सोचो कि हमारी जो कंडीशन थी क्या वो बहुत अच्छी रही होगी या बहुत ज्यादा बुरी रही होगी। तो दिमाग में क्या आ रहा है कि सर शायद से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के तो हमने सुना है वो हमारे पे अत्याचार करते थे, है ना। तो यही चीज हम इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं कि हमारी कंडीशन ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसी थी, ठीक है, और उनके आने पर क्या थी, और उनके जाने के बाद उनके क्या कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे क्या। तो ये चैप्टर इन्हीं चीजों पे फोकस करने वाला है। तो फटाफट से क्या करते हैं, हाइलाइट्स को रीड करते हैं और मैं आपको एक्सप्लेनेशन साथ साथ देना शुरू करता हूँ। यहाँ पे लिखा है हमारे पास, दिस चैप्टर इज गोइंग टू फोकस ऑन द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी व्हेन द इंडिया वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो सिंपल से वही कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि हम इस चैप्टर में क्या फोकस करेंगे कि भाई जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी कंडीशंस क्या थी। आइए आगे देखते हैं। लिखा है भाई, इंडियन सिल्क एंड कॉटन टेक्सटाइल वर फेमस for their fine quality and the metal and the precious stone work were famous for their excellent craftsmanship। कहते हैं हमारा जो इंडिया का सिल्क और कॉटन था ये वर्ल्ड वाइड फेमस था, लोग उसकी डिमांड करते थे, तो हम भी क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा प्रीशियस स्टोन थे, हमारे जेम्स थे, ठीक है, अलग अलग तरह के स्टोन्स मिलते थे, इसमें जो क्राफ्ट्समैनशिप थी, यानी कि लोग जो अपनी कलाएं दिखाते थे, ये भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ये भी बहुत ज्यादा फेमस थी। डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में हम इसको भी क्या करते थे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट करा करते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी वॉज स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड। हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, एक तरह से बिल्कुल ऐसी कंडीशन में आ गई जहां से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। स्टेगनेंट एक ऐसी कंडीशन है जहां पर बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, और साथ साथ हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या हो गई, बैकवर्ड हो गई, जिसमें कि किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
ब्रिटिशर्स वर एक्सप्लॉइटिंग द इंडियन इकोनॉमी विद देयर फुल स्ट्रेंथ। ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, इंडियन इकोनॉमी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने लगे। किस तरह से, बिल्कुल एक्सप्लॉइट कर रहे थे अपनी पूरी पूरी स्ट्रेंथ का यूज करके, जिस भी तरह से वो एक्सप्लॉइट कर सकते थे, जितना पैसा यहाँ से लेके जा सकते थे अपनी कंट्री में, वो सारा लेके जाने की उन्होंने पूरी पूरी कोशिश करी है। ठीक है, आगे देखते हैं। Britishers systematically exploited the Indian agriculture, industrial, Indian foreign trade in the favor of the ब्रिटिश इकोनॉमी। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारा ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ इंडिया में आए थे तो इन्होंने क्या करा, एक्सप्लॉइट करा। इन्होंने किस चीज को एक्सप्लॉइट करा, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, साथ साथ हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर था जहाँ पे हम गुड्स बनाया करते थे उसको भी एक्सप्लॉइट करा। इसके अलावा जो हमारा फॉरेन ट्रेड था जहाँ से हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उसको भी इन्होंने क्या करा, पूरा पूरा एक्सप्लॉइट करा। क्यों करा, ताकि ये इकोनॉमी से, हमारी जो इकोनॉमी अर्न करती है वो अर्निंग सारी की सारी अर्निंग कहाँ चले जाए, इनकी कंट्री में चले जाए, ब्रिटेन में। ठीक है, तो तीन तरह के सेक्टर थे हमारे इंडिया में और सभी कंट्री में होते भी हैं, जो मेन रोल प्ले करते हैं एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, है ना। तो ये भी एक तरह से मेजर सपोर्ट सिस्टम होता है हमारी इकोनॉमी का। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इसको पूरा डिस्ट्रॉय करा, इसको इस तरह से चेंजेस लाए इसमें कि इनको सारा बेनिफिट सिर्फ इन्हीं की कंट्री को मिले या फिर इनको मिले। ठीक है, तो यही हमारा इस चैप्टर का बिल्कुल सार जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि भाई हमारे जो तीन सेक्टर हैं इन्होंने कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करे। तो बारी बारी हम यहाँ पे सारे सेक्टर्स को पढ़ने वाले हैं कि भाई इंडस्ट्री सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और फॉरेन ट्रेड को इन्होंने कैसे कैसे एक्सप्लॉइट करा, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे पहले वाले टॉपिक से। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे फीचर्स को कि भाई इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स हैं क्या, यानी कि ब्रिटिशर्स के आने के वक्त क्या था और उससे पहले क्या कंडीशन थी। तो यहाँ से पहले हम फीचर कवर अप करते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा एग्रीकल्चर पार्ट को, फिर इंडस्ट्री, फिर हमारा आ जाएगा फॉरेन ट्रेड और लास्ट में आ जाएंगे कि भाई ब्रिटिशर्स के आने पर क्या कोई पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुआ था। चलिए शुरू करते हैं हमारे फीचर से। तो फीचर है हमारे पास, भाई इंडियन इकोनॉमी क्या थी, स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब मैंने आपको बताया एक ऐसी कंडीशन जहां पे हमें ग्रोथ बिल्कुल नहीं मिल रही थी, तो कहते हैं स्टेगनेंट। A stagnant economy is the one which shows the little or the no growth in income, जहां पे एक ऐसी कंडीशन जहां पे इनकम में कोई भी ग्रोथ ना हो। इसके अलावा कहते हैं ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट एवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट द इंडियाज नेशनल, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये नेवर आएगा। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट नेवर अटेम्प्टेड टू एस्टिमेट इंडियाज नेशनल एंड द पर कैपिटा इनकम। ये कहते हैं भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, कभी भी कोई भी अपनी तरफ से कोई अटेम्प्ट नहीं लिया। किस चीज के लिए, इंडिया की नेशनल या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए या फिर पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ये जिम्मा उठाया और वो सामने आए लोगों के और उन्होंने कहा कि भाई हम करके दिखाएंगे, तो उसी नाम को हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से पहला नाम है हमारे हाउएवर द दादा भाई नारोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले एंड द सिराज द VKRV राव या फिर RC देसाई। तो ये कुछ नाम है हमारे पास जो हमें ध्यान रखने हैं, जो कि इन्होंने क्या करा था, हेल्प करी थी किस चीज में, एस्टिमेशन में। किस चीज की, नेशनल इनकम में या फिर पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, अब यहाँ पे जो पिक्चर है ये किसकी पिक्चर है, यह है दादा भाई नारोजी की। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने क्या करना है, यहाँ तो मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, दादा भाई नारोजी। आपका होमवर्क ये है कि आप बाकी के पिक्चर्स नेट पे ढूंढें और उसमें पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी पिक्चर किसकी है ना। तो हमें पता होना चाहिए, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो हम टिक करके आना है सही वाला। ठीक है, चलिए ये तो था आपका होमवर्क। नेक्स्ट है हमारे पास बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी का अगला फीचर आता है वो है हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड भी थी। क्यों बैकवर्ड थी वो भी पढ़ते हैं। An economy called the backward when it has a very low per capita income। ये कहते हैं कोई भी इकोनॉमी को हम बैकवर्ड तब बोलते हैं जब उसकी पर जो इकोनॉमी इनकम होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा लो होती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो होती है बहुत ज्यादा कम होने पर हम उसे बैकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं इन 1947 एंड 48 द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया वाज जस्ट 230 रुपीज। पर कैपिटा इनकम जो लोगों की हुआ करती थी 1947 और 48 में वो कितनी होती थी, बस 230 रुपीज होती थी। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है, द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन वाज वेरी पुअर विदाउट द सफिशिएंट फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर। यानी कह रहे हैं हमारी जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी, ये तो हमें पता है कि खेती बाड़ी करती थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो भी क्या थी, बहुत ज्यादा पुअर थी, उनके पास पैसे नहीं होते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ये भी बताया जा रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम रहती थी किस चीज की, फूड की, क्लॉथिंग की, शेल्टर की। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वाज इंक्रीजिंगली कॉज्ड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाय द ब्रिटिशर्स।
और ये कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही थी और जो काम करते थे वो काम भी उनके छूट गए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमारे हैंडीक्राफ्ट सिस्टम को, हमारी जो इंडस्ट्री थी, क्योंकि हम हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते थे और ब्रिटिशर्स ने क्या करा, मशीन मेड प्रोडक्ट्स लेकर आने शुरू कर दिए। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारे जो लोग थे उनको काम मिलना बंद हो गया, लोगों ने डिमांड कम कर दी उनके प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मशीन मेड गुड्स क्या था, एक तो क्वालिटी में भी अच्छे आ रहे थे और प्लस उनमें क्या हो रहा था, वो सस्ते बन रहे थे और जल्दी प्रोड्यूस हो रहे थे। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो लोगों ने इसको क्या करना, लेना बंद कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया और इस पर गवर्नमेंट ने टैक्स भी ज्यादा लगा दिए थे, तो लोगों ने खरीदना ही कम कर दिया धीरे धीरे। तो इससे क्या हुआ, ये लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, इनका काम नहीं चल पा रहा, सर्वाइवल में दिक्कत आ गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास डोमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो लोग, हमारा जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है हमारे इंडिया की, वो किस में काम करती थी और आज भी अगर हम बात करें, अब तो थोड़ा बहुत काफी चेंजेस आ गए हैं, अभी तो सेकेंडरी सेक्टर पे ज्यादा प्रेशर है और सर्विस सेक्टर पे लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें हमारे इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम की, तो लोग ज्यादातर निर्भर थे हमारी खेती बाड़ी पे, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कह रहे हैं कि नियरली 72% ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द एग्रीकल्चर। हमारी इंडिया की तब पॉपुलेशन जो भी थी उसका 72% जो पीपल है वो क्या करता था, इन्वॉल्व था, एंगेज था किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में। इसके अलावा कहते हैं सफर्ड विद द लो प्रोडक्टिविटी। और लेकिन 72% पॉपुलेशन इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी एग्रीकल्चर में ये लोग क्या करते थे, बहुत ज्यादा कम प्रोडक्शन कर पाते थे, बहुत कम आउटपुट जनरेट कर पाते थे एग्रीकल्चर से। ऐसा क्यों? क्योंकि तब क्या थी, इरिगेशन की प्रॉब्लम थी, अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी इरिगेशन की, है ना। तो इस कारण से क्या नहीं था, लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल पाती थी, सूखा पड़ जाता था, सूखा को हम बोलते हैं ड्रॉट, यानी कि बारिश वारिश नहीं होती थी, तो उससे अच्छी आउटपुट नहीं ग्रोथ कर पाते थे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं हार्वेस्ट नहीं कर पाते थे अच्छी ग्रोथ को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। The contribution of the agriculture to the GDP was only 50%. This was indicating the backwardness of this sector. कहते हैं हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में 72% तो पॉपुलेशन क्या थी, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी, यानी 72% तक की आबादी क्या कर रही थी, खेती बाड़ी कर रही थी। लेकिन उस 72 का भी सिर्फ 50% लोग ही कंट्रीब्यूट कर पाते थे हमारे जीडीपी की तरफ। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें पता चलता है बैकवर्डनेस का, कि काफी लोग तो क्या है जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे जीडीपी की तरफ। ठीक है, तो इससे बैकवर्डनेस का पता चलता है। चलो ये आगे हमारे पास बताया गया है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। अभी जो ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन है ये क्या है? ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जहां पर हमारी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, नए नए इंडस्ट्रीज थी वो तो बढ़ रही थी, लेकिन जो पुरानी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। तो क्या कह रहे हैं, prior to the British rule, the industrial sector in the India was the well known for the handicrafts. It was the systematically destroyed by the British policies. ये कहते हैं कि भाई इंडिया ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ज्यादा फेमस था अपने वर्क के लिए। कौन से वाले वर्क के लिए कह रहे हैं? हैंडमेड प्रोडक्ट के लिए कह रहा है। ठीक है, हम क्या करते थे, हम उसे बनाते थे और लोग हमसे उसकी फाइन क्वालिटी की डिमांड करते थे, हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज बना के मार्केट में सेल करते थे, अपने डोमेस्टिक टेरिटरी में भी और डोमेस्टिक टेरिटरी से बाहर भी, यानी कि दूसरी कंट्रीज में भी। ठीक है, लेकिन अभी कह रहे हैं हमारे जो ये इंडस्ट्री सेक्टर था हैंडीक्राफ्ट वाला, इसको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय करा किसने? ब्रिटिशर्स ने। क्या इंप्लीमेंट करके? अपनी फॉल्स पॉलिसीज को। ठीक है, ब्रिटिश पॉलिसीज भी बोलते हैं। By the time of the independence, small scale and the cottage industries were almost ruined. ये सब हमारा क्या कह रहे हैं, जब तक हमें इंडिपेंडेंस मिली तब तक के समय तक तो क्या हुआ था, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट सिस्टम था, हैंडमेड प्रोडक्ट जो हम बनाया करते थे, ये कंप्लीट खत्म हो गया था। लोगों ने क्या करा, इसमें एम्प्लॉयमेंट तो मिला नहीं, लोगों ने क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया फ्रॉम द अदर सेक्टर या फिर फ्रॉम दैट सेक्टर टू द अदर सेक्टर। ठीक है, लोग एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, अपने सर्वाइवल की तलाश में दूसरे काम को करना शुरू कर चुके थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है हैवी इंडस्ट्री शोड द ऑब्लिक ग्रोथ एंड फॉर द बल्क ऑफ द कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट। अभी कहते हैं कि भाई ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक ये भी चीज हो रही थी कि भाई नए नए इंडस्ट्रीज आ रही थी, नए नए तरह की मॉडर्न मशीन्स आ रही थी, तो एकदम से क्या हो रहा था, ग्रोथ बढ़ रही थी मॉडर्न इंडस्ट्री की। लेकिन इसमें क्या चाहिए था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता था। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो हमारी कहाँ से पूरी हो पाती थी, फॉरेन मार्केट से होती थी, क्योंकि इंडिया में तो मशीन्स नहीं बन रही थी, हमें फॉरेन मार्केट से खरीद के लाना पड़ रहा था। तो वही चीज बता रहे हैं, हैवी इंडस्ट्री शोज द ऑब्लिक ग्रोथ, बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, फॉर द बल्क ऑफ द कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट वी इंडियंस डिपेंड्स अपॉन द इंपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। हम इंडियंस को फिर भी क्या होना पड़ रहा था, डिपेंड होना पड़ रहा था इंपोर्ट पे, जो कि हमें कहां से कराना पड़ रहा था, बाहर से कराना पड़ रहा था। मेनली हम ब्रिटेन से ही कराते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट, कहते हैं हमारी जो इंपोर्ट पे क्या थी, बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी। हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट बहुत ज्यादा कराते थे। ठीक है, अब इसी के बारे में डिटेल में कह रहे हैं, वी वर हैवीली डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स स्पेशली फॉर द मशीन्स and related equipments
फॉर द प्रोडक्शन। कहते हम क्या करते, जो हैवी मशीन्स थी ये हमें फिर भी क्या करनी पड़ रही थी, फॉरेन कंट्री से मंगानी पड़ रही थी, क्योंकि हमारा तो बनती ही नहीं थी भाई, ठीक है ना। आगे कहते हैं आर्म फोर्सेज या फिर आर्म फोर्सेज ऑफ द कंट्री आर आल्सो डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट। अच्छा, आपको पता है कि हमारा जो इंडिया में जो वेपन्स यूज होते थे, जब भी युद्ध होता था, लड़ाइयाँ होती थी पहले के समय में, तो वो क्या यूज करते थे, क्या वो गन्स यूज करते थे, है ना, ऐसा कुछ नहीं, वो स्वॉर्ड्स यूज करते थे, शील्ड्स का यूज करते थे। तो इंडिया के में हमारा जो आर्म फोर्सेस था, डिफेंस सिस्टम था, इसके लिए मॉडर्न टेक्निक्स चाहिए थी हमें, तो वो सबके लिए भी जो इक्विपमेंट चाहिए थे, टैंक, गन्स, पिस्टल्स, या फिर उसके लिए जो एम्यूनिशन हमें चाहिए, है ना, गोला बारूद, ये सब हमें कहाँ से मंगाना पड़ रहा था, बाहर से मंगाना पड़ रहा था। इसके लिए भी हम कहाँ थे, इन्हीं पे डिपेंड थे। इसके अलावा कहते हैं कि भाई वी वर ऑल्सो इम्पोर्टिंग द कंज्यूमर गुड्स लाइक स्विंग मशीन्स, मेडिसिन, कैरोसिन्स, ऑयल, बाइसाइकिल्स एक्सेट्रा। ये कह रहे हैं भाई साथ साथ हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें बाइसाइकिल जैसी चीजें भी बाहर से मंगानी पड़ रही थी, सिलाई मशीन जैसी चीजें, यानी कि स्विंग मशीन बोलते हैं, तो उससे भी हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में नहीं बन रहा था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, हम इन्हीं पे डिपेंड हो गए थे, मॉडर्न मशीन्स पे, ठीक है। आगे देखते हैं, लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अच्छा, इंडिया में क्या था, लिमिटेड अर्बनाइजेशन था। अर्बनाइजेशन का मतलब आप समझते हो, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अर्बनाइजेशन का एक ऐसा एरिया हो जाता है, अर्बनाइज एरिया एक ऐसा एरिया है जो काफी डेवलप्ड होता है, जहाँ पे काफी लोगों के लिए नौकरियां भी होंगी, रहने के लिए अच्छी सुविधा होंगी, बैंक्स होंगे, हॉस्पिटल होंगे, स्कूल्स होंगे, अच्छे रोड्स होंगे, अच्छे नेटवर्क वहाँ पे होंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि लिमिटेड अर्बनाइजेशन था जब इंडिया में क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, और हमारे इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंस के आसपास अगर हम बात करें तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इंडिया में बहुत ज्यादा लिमिटेड अर्बनाइज एरिया थे, ऐसे एरिया बहुत कम था जो कि काफी डेवलप्ड थे, जहाँ पे लोगों को नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, है ना, फैसिलिटीज मिल जाए। तो उसी के बारे में कह रहे हैं। एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द पीपल और द मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्ड इन विलेजेस, क्योंकि ज्यादातर लोग कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे पहले के समय में, है ना, शहरों में नहीं आते थे। Only the 14% population lived in the urban area in the 1948। तो आज़ादी के बाद जब एक एस्टिमेशन करा गया 1948 में, तो हमें पता चला सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही हमारी कहाँ रहती है, अर्बन एरिया में रहती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। बाकी के पॉपुलेशन तो कहाँ रहना पसंद करती थी, गाँव में रहना पसंद करती थी। इसलिए क्या कह रहे हैं कि while it is 86 lived in the rural areas, so the rural people lacked with the opportunity outside the agriculture। तो जो लोग गांव में रहते थे उनको तो क्या दिखता था, एक ही तरह का काम दिखता था कि भाई खेती बाड़ी करनी है, यही हमारा जीवन है। तो इसलिए वो क्या करते थे, लैक करते थे, उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि नई नई अपॉर्चुनिटी क्या आ रही है शहरों में, है ना, तो इसलिए वो लोग लैक कर जाते थे, ठीक है। चलो अभी देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक आज का, इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा लास्ट टॉपिक है सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। It was a mixed economy, also known as the semi-feudal economy. It had the mixture of the feudalistic and the capitalistic mode of the production. This pattern of the economy giving the protection and the promotion to the economic interest of the British economy. Semi-feudal economy एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे क्या करते हैं, हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को भी अडॉप्ट करते हैं, यानी कि हम सोचते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करा जाए, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि भाई इसके अलावा हम क्या सोचते हैं, has a mixture of the feudalistic and the capitalistic mode of the production। यानी कि एक ऐसी सिस्टम जहां पर हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की सोचेंगे, और उसमें भी इन्वेस्टमेंट तो करेंगे, लेकिन वो भी सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, जिससे हम और पैसा बना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को और डिफाइन करा गया है कि भाई जितना भी यहाँ पे था, ये पैटर्न जो बनाया गया था सेमी फ्यूडल का, ये किसने बनाया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। लेकिन क्यों बनाया था, द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी, टू फुलफिल देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, फाइन। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे अपने इकोनॉमी बेनिफिट्स को यहाँ पे पूरा करने के लिए ही इन्होंने ये पैटर्न को डिजाइन करा था। चलिए यहाँ तक था हमारा आज पार्ट 1, जिसमें हमने कवर अप करा हमारे इंडियन इकोनॉमी के फीचर क्या क्या थे जब ब्रिटिशर्स आए थे, तो हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी। अभी नेक्स्ट वीडियो हम कवर अप करेंगे कि भाई हमारा जो सेक्टर था एग्रीकल्चर, इसको कैसे कैसे डिस्ट्रॉय करा ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला, तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और साथ साथ आप नोट्स भी मेंटेन करा करें, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा। चलिए अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।